हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, आज हम लोग जीके जीएस के कुछ एमसीक्यूज़ देखने जा रहे हैं जो कि कल ग्रुप में अपलोड किए गए थे। तो उनमें से कुछ का आंसर भी आया था जो कि करेक्ट था। और आज हम देखने जा रहे हैं सारे क्वेश्चंस को भी कैसे क्या थोड़ा समझेंगे। क्वेश्चंस के आंसर को ही नहीं जानेंगे बल्कि समझेंगे और सबका मतलब क्या है। पहला क्वेश्चंस पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है अपना कि एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य है ही नहीं, मतलब संसद में वो सदस्य होता है जिसको वोट से जिताया जाता है, ठीक है। तो उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। तो हाँ, ये सही है कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो चाहे तो किसी भी इंसान को मंत्री बना सकता है सदस्य का, लेकिन उसका भी एक मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है, वो होता है 6 महीने का। 6 मंथ का ही पावर होता है जो कि वो मंत्री बना सकता है और उसको पर मंथ पैसे मिलते जाएंगे, ठीक है। 6 मंथ के बाद उसे वहाँ से हटाना होगा। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। एक सेकंड क्वेश्चन है कि मोरमू गांव बंदरगाह, मतलब कि ये एक पोर्ट है। बंदरगाह का मतलब हो गया जो समुद्र के किनारे वाला जगह जहाँ पर जहाज़ आते हैं सामान लेकर के और उतारा जाता है, ठीक है। तो मोरमू गांव एक जगह का नाम है। बोला जाता है वो बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में। तो इसका आंसर है गोवा। गोवा में बहुत बड़ा बड़ा बीच है और उसी बीच में एक जगह है जिसका नाम है मोरमू गांव पोर्ट, ठीक है। तो इसको बोला जाता है गोवा। गोवा बहुत ही छोटा जगह है, बहुत सुंदर जगह। यहाँ पर क्या होता है कि जो व्यापार होता है जहाज़ों के थ्रू, वो मोस्टली लोहे का कुछ होता है, लोहे का या खदान कुछ ऐसा बोला जाता है कि हाँ यहाँ पर होता है, ठीक है। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, थर्ड पर जाएं तो बोला जाता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का कृषि पर आय लगाने वाला पहला राज्य बना। तो यार कृषि पर आय लगाने का मतलब क्या हो गया कि जो भी किसान होते हैं खेत से जो भी फसल उगाते हैं, ठीक है। फसल उगाने का मतलब फसल उगाया उन्होंने, अब फसल उगाने के बाद वो फिर जाकर के बाज़ार में बेचने जाएंगे। तो जब जैसे सेल करने जाएंगे ना, तो उनको अगर वो 100 रुपया में सेल कर रहे हैं तो 100 रुपया प्लस जीएसटी में उनको सेल करना हो, क्योंकि इन पर भी वो क्या बोलते हैं जीएसटी लगता है किसानों पर, किसानों के फसलों पर। कि अगर आप फसल को बेच रहे हैं खाइए इट्स ओके, लेकिन अगर आप सेल कर रहे हैं तब आपको जीएसटी पे करना होगा। तो इसी को बोलते हैं कृषि आय। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम दुकान में कुछ सामान लेने जाते हैं तो होता है ना, कपड़ा दुकान में गए तो लिए, या फिर ज्वेलरी का ही दुकान गए, वहाँ पर अगर कुछ सामान लेते हैं 100 रुपया का, तो उसमें 100 रुपया प्लस जीएसटी भरना पड़ता है। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली टैक्स लिया जाता है जो कि पता नहीं चलता लोगों को। तो उसी तरह कृषि पर भी इनडायरेक्टली टैक्स लगता है जो कि जब हम फसल को बेचते हैं उस समय लगता है। तो पॉइंट होता है कि कौन सा राज्य इसे लगाया। पहली बात मैं ये कर दूं कि भारत में इस तरह का टैक्स है ही नहीं। मतलब केंद्र सरकार यानी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने ऐसा कोई टैक्स वाला रूल लागू नहीं किया। लेकिन भारत के अंदर राज्यों में कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर ये टैक्स लगाया गया है, क्योंकि सीएम का पावर है। तो उसमें से जो पहला राज्य आता है वो है आपका मध्य प्रदेश। बिहार ये सब में कृषि टैक्स नहीं, ठीक है। तो हो गया, तीसरा का आंसर हो गया मध्य प्रदेश। चलिए मैथ वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आते हैं ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन। भारत का संविधान भारत का वर्णन किस प्रकार से करता है। भारत का जो संविधान है, मतलब जो भी संविधान का रूल, वह भारत का वर्णन किस प्रकार से करता है। तो आर्टिकल 1 के हिसाब से, ठीक है। भारत का संविधान में आर्टिकल्स होते हैं। आर्टिकल्स मतलब कि
भारत का संविधान का मतलब हो गया एक किताब जिसमें रूल्स लिखा हुआ है जो कि भारत के हर एक इंडियंस पर अप्लाई होगा। ठीक है, वो रूल एकदम बोल सकते हैं भगवान जी का लिखा हुआ रूल है कि अगर उस रूल के हिसाब से आप नहीं चलोगे तब आपको सज़ा मिल सकती है। और वो भी लिखा हुआ कि क्या सज़ा मिलेगी उसी संविधान में, तो उसी किताब में। तो ये फर्स्ट ही पहला रूल है कि भारत को बताने का तरीका, रूल बोल सकते हैं या फिर एक ट्रू स्टेटमेंट अबाउट भारत है कि भारत का संविधान भारत का वर्णन किस प्रकार से करता है। तो उसने आर्टिकल 1 में लिखा गया है कि इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब राज्यों का संघ है। भारत में 28 से 29 राज्य है, तो बोलेंगे राज्यों का संघ है। तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर बी, राज्यों का ग्रुप, राज्यों का समूह भारत है। हम लोग ऐसे भी जान सकते हैं कि हाँ भाई, चूँकि एक राज्य से 28 राज्य मिल करके भारत का पूरा निर्माण हुआ है। ठीक है, 5वां क्वेश्चन पे आते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। तो पॉइंट है कि सूचना का अधिकार है क्या, क्या मतलब है सूचना का अधिकार से। तो हम चलिए अपना एग्जाम्पल लेते हैं अपने सिचुएशन का, इसको यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि सूचना का अधिकार बोलता है, ये भी संविधान में ही है, आर्टिकल्स में, कोई आर्टिकल्स में है ये सूचना का अधिकार। ये बोलता है कि जो भी सरकार, जो भी हमारी गवर्नमेंट है काम करवाती है, या फिर वो जॉब प्रोवाइड करती है या रिजल्ट प्रोवाइड करती है सरकारी नौकरी का, या फिर सरकारी स्कूल में जो भी प्रोवाइड करवाती है, उसके बारे में आप जानकारी मांग सकते हो। किस तरह की जानकारी? फॉर एग्जांपल अभी हाल फिलहाल में सरकारी नौकरी कुछ था गवर्नमेंट का, उसमें हेरा फेरी हुआ था, मतलब क्वेश्चंस लीक हो गए थे। तो लोगों ने क्या किया, बहुत सारे लोगों ने ग्रुप बनाया, यूनियन बनाया और जाकर के सरकार से लड़ने लगे कि भाई हमको फिर से एग्ज़ाम चाहिए क्योंकि यहाँ पर हेरा फेरी हुआ। तो फिर सरकार ने इस पर रिसर्च किया कि हाँ गड़बड़ हुआ है, तो वो फिर से उस एग्ज़ाम को रीरन करवाए। तो मिला जुला के सूचना का अधिकार ये है कि जो भी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है फैसिलिटी हम सबको, उसमें हमको हल्का सा भी दिक्कत आया तो हम जा कर के ये मांग रख सकते हैं कि क्यों दिक्कत आया। ठीक है, या फिर जानकारी भी रख सकते हैं कि ये है क्या। तो पहली बात है आपके पास ताकत भी होनी चाहिए जिससे कि सरकार तक ये पहुंच सके आपकी आवाज़। और एक रूल होता है कि सरकार को 30 दिन के अंदर ये जवाब देना पड़ता है, 30 दिन के अंदर जो भी हो, 30 दिन के अंदर। तो ये भी सूचना का अधिकार है। तो इसको इस सूचना का अधिकार को संविधान में जोड़ा गया था 2005 में। ठीक है, 2005 का सेक्शन 2 है 15 जून और 19 मार्च। अब बात आया भाई 15 जून 19 मार्च में कौन सा आंसर हो सकता है। तो इसमें 15 जून कहा जाता है, 15 जून। ठीक है, आप देखोगे तो 15 जून का 2 ऑप्शन है, तो ऐसे भी तुक्का लगा सकते हो कि 15 जून ही होगा। ठीक है, तो ये सूचना का अधिकार जो कि हम बोल सकते हैं गवर्नमेंट से कुछ भी गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ गलती होती है तो हम जाकर के गवर्नमेंट को बोल सकते हैं कि भाई कि यहाँ पर गलती हुई है, इसको सुधारा जाए। क्यों गलती हुई है ये बताइए, हम ये उनके पास जाकर के जान सकते हैं। जान ही सकते पर ग्रुप में जाएंगे तो हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो मीडिया के थ्रू सरकार तक जाएगी। एक बार की तो सरकार के पास हम जा नहीं सकते। ठीक है, ये हो गया सूचना का अधिकार। अब आते हैं आम चुनावों के बाद प्रोटेम स्पीकर कौन नियुक्त करता है। तो ये हम बता दें, प्रोटेम स्पीकर का मतलब हो गया जब चुनाव होते हैं ना इंडिया में, तो विधानसभा में लोकसभा में जाकर के वो लोग को शपथ देना पड़ता है। जैसे पीएम अभी चुना गया तो पीएम को भी शपथ देना पड़ता है कि हाँ हम भारत में ये करेंगे ये करेंगे। तो उस शपथ को दिलवाने के लिए कोई स्पीकर होना चाहिए, कोई अध्यक्ष होना चाहिए। तो उसमें अध्यक्ष को भी नया नियुक्त किया जाता है। अगर सब चीज़ों का वोट हो, सब मंत्री अगर नए नए चुने जाते हैं तो स्पीकर भी नए चुने जाते हैं। तो क्या होता है कि जब सब नए मंत्री आते हैं तो स्पीकर भी नए आते हैं, तो स्पीकर को उस समय नहीं चुना जाता है। तो मिला जुला करके टेम्परेरी
एक फ़िलहाल के लिए एक स्पीकर को चुन लिया जाता है ताकि वो पूरे लोकसभा के मंत्री को शपथ दिलवाए। और ये जो काम करता है, इसका काम, ये चुनने का काम है वो राष्ट्रपति सिर्फ करती है, भारत के राष्ट्रपति, क्योंकि उनके पास ही पावर होता है मंत्री को चुनने का। जो कि पहले भी क्वेश्चन में था कि एक सदस्य के मंत्री को 6 मंथ के लिए मंत्री बना सकते हैं राष्ट्रपति, उसी तरह से वो प्रोटेम स्पीकर एक टेम्पररी अध्यक्ष भी चुन सकते हैं। थोड़ा सा मानता हूँ बोरिंग हो रहा है, बट जो है सो है भाई। अब आते हैं, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, भारत के संविधान का विचार किसने दिया था? मतलब भारत का जो संविधान बना है उसका आइडिया किसने दिया था? तो सब लोग बोलेंगे B.R. अम्बेडकर, जो कि सही नहीं है। B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर ने इस संविधान को बनाने का काम किया था, पर जो फर्स्ट आइडिया दिया गया था वो था M.N. रॉय। M.N. रॉय कौन थे? M.N. रॉय भी एक क्रांतिकारी इंसान ही थे। M.N. रॉय का फुल फॉर्म होता है मानवेंद्र नाथ रॉय। मानवेंद्र नाथ रॉय, ठीक है, मानवेंद्र नाथ रॉय। और ये संविधान सभा बनाने का एक विचार जो है, संविधान का विचार इन्होंने दिया था 1934 में। तो फिर कांग्रेस ने इस पर लागू की। कांग्रेस उस समय जो मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर थे, वो कांग्रेस से थे। तो कांग्रेस ने इस पर सोचा और भीमराव अम्बेडकर ने इस पर काम करना चालू किया, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है, भारत का संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य नहीं था? देखो, मौलिक कर्तव्य का क्वेश्चन यार बहुत आ रहा है। पिछला बार भी आया था कि मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया। तो यहाँ पर बोल रहा है भारत के संविधान में किस भाग में मौलिक कर्तव्य है? तो इसमें कहा जाता है आर्टिकल 8, थोड़ा सा बोरिंग है पर क्या करोगे, आर्टिकल 51A, मतलब इस किताब में 51A 51th लाइन पर ये भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है, लिखा गया है। तो भाग कैसे बोलेंगे? भाग में बोला जाता है 4A, आई थिंक भाग पेज होगा, आई डोंट नो, 4A, ठीक है। तो यार थोड़ा सा इस तरह में बोरिंग फील होता है, लेकिन इसको अगर प्रैक्टिकली समझे ना अपने रियल लाइफ से जोड़ करके, तो ये थोड़ा सा इजी हो जाता है, ठीक है। तो एक और, अरे भाई साहब, हाँ, एक और क्वेश्चन है, संविधान उच्च न्यायालयों के सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्तियाँ देता है। तो ये कहना चाह रहा है कि जो अपना हाई कोर्ट है ना, पटना का हाई कोर्ट है, ठीक है, उसके पास क्या पावर है? सिंपल। और उसके पास ये पावर देता कौन है? मतलब जाहिर सी बात है, भारत के संविधान में कहीं ना कहीं लिखा हुआ कि हाई कोर्ट को ये पावर दिया जाता है। तो हाई कोर्ट के क्या पावर है, पहले हम ये बता दें। जितने भी डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट हैं, अपने जमुई का कोर्ट हो गया या फिर जितना भी जिला का कोर्ट हो गया, अगर वो गलत डिसीजन लेती है, ठीक है, अगर वो गलत डिसीजन लेती है या फिर कुछ गलत करती है, तो जो हाई कोर्ट है पटना वाला, वो इस डिसीजन को सुधार सकता है। उसके पास पावर होता है कि भाई अगर आप गलत करोगे तो ये सज़ा जमुई वाले कोर्ट को भी दे सकता है, और प्लस जो भी डिसीजन उसने गलत लिया है लोगों के लिए, उस डिसीजन को वो सुधार सकते हैं। इसलिए लोग आजकल पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हैं, वहाँ से उनका बात नहीं बनता है तो हाई कोर्ट जाते हैं, वहाँ से भी बात नहीं बनता है तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, जो कि पूरे इंडिया को संभालता है सुप्रीम कोर्ट। वो हाई कोर्ट का भी पापा होता है। तो कहा जाता है कि कौन सा आर्टिकल नंबर है जो कि ये आर्टिकल होता है इसका 227, 227वां लाइन में ये लिखा गया है कि हाई कोर्ट किसी भी अपने से अंदर वाले कोर्ट के रिजल्ट को, के डिसीजन को वो सुधार सकती है। अगर उसने कुछ गलत काम किया है तो उसको सज़ा भी दे सकती है और सही फैसला कर सकती है। बस इतना समझो, बाकी उतना याद रखने की ज़रूरत है यार। हाँ भाई साहब, अब आते हैं, सिर्फ मैथ का क्वेश्चन है तो अभी इसको हम बंद करते हैं।